नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएसटीसी प्रथम वर्ष को लेकर। बीएसटीसी प्रथम वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वह है हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता। और हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता के अंतर्गत आज का जो हमारा जो इकाई है वह है द्वितीय, जो कि हिंदी भाषा शिक्षण उद्देश्य एवं मूल्यांकन को लेकर है। साथियों, तो इसी इकाई के अंतर्गत हम आज की इस प्रकरण में अध्ययन करेंगे भाषा के व्यवहारिक रूप के बारे में। ये भाषा के व्यवहारिक रूप कौन कौन से हैं और भाषा के व्यवहारिक रूप में हम किन किन उद्देश्यों को लेकर हम चर्चा करेंगे, और उन उद्देश्यों के अंतर्गत ऐसे कौन कौन से उद्देश्य ऐसे हैं जिनको मतलब कौशल की तरह बालकों में विकसित करना होगा, और उन कौशलों से बालकों में किस प्रकार के अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हमें दृष्टिगत होंगे। तो आइए साथियों, हम बढ़ते हैं अपने प्रकरण की ओर। साथियों, आज का जो हमारा प्रकरण है भाषा के व्यवहारिक रूप और मुख्य शिक्षण बिंदु हैं वह है अर्थपरक या अर्थग्रहण उद्देश्य को लेकर। अर्थग्रहण उद्देश्य है, यहाँ पर अर्थग्रहण उद्देश्य दिया हुआ है। सबसे पहला जो यहाँ पर बिंदु दिया गया है अर्थग्रहण में वो है सुनकर अर्थ ग्रहण करना। सुनकर अर्थ ग्रहण करना। अब इसमें दिया हुआ है पहले श्रुत सामग्री। श्रुत सामग्री का मतलब यहाँ पर यह साथियों कि सुनकर जिस सामग्री को अधिगम किया जाए वह श्रुत सामग्री है, और इन सामग्री के आधार पर हम विभिन्न प्रकार की गतिविधियां शिक्षण विषय वस्तु से आधारित गतिविधियों को आयोजित करके हम बालक के ज्ञान को संवर्धित कर सकते हैं। तो साथियों, हम पढ़ते हैं श्रुत सामग्री या सुनने योग्य सामग्री कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर सस्वर वाचन, जैसे सस्वर वाचन में हम बालक को सस्वर वाचन कराएंगे, और सस्वर वाचन के अंतर्गत बालक अध्यापक आदेश वाचन करेगा, उसके बाद बालक उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, फिर अनुक्रम वाचन होगा। तो इस तरह से उनको, और सस्वर वाचन में उचित गति, लय, यति, गति और आरोह अवरोह के साथ स्वराघात बलाघात के साथ में जो किया गया जो वाचन है वो हमेशा सस्वर वाचन कहलाएगा। उसके बाद है कथोपकथन। कथोपकथन किसी भी नाटक या किसी भी मतलब छोटे नाटिका है या रचना शिक्षण की कोई विधा है, उसमें मतलब जिसे मतलब दिया हुआ है कोई संवाद है, वार्तालाप है, और या इस तरह की जो घटना का कोई जिक्र किया हुआ है तो कथोपकथन कहलाएगा। वाद विवाद। वाद विवाद मतलब विद्यालय स्तर पर कोई हम किसी प्रकार की प्रतियोगिता आयोजित कर सकते हैं, जिसमें वाद विवाद प्रतियोगिता, जिसे किसी बात को लेकर पक्ष या विपक्ष में अपने प्रमाणिक तर्कों को जो प्रमाणिक तर्क होंगे उनके माध्यम से बालक अपने विचारों को प्रस्तुत करेगा। इसके लिए उसे विशेष तैयारी करनी होगी, प्रमाणिक पुस्तकों का अध्ययन करना होगा, प्रमाणिक लेखों एवं पत्र पत्रिकाओं से जानकारी हासिल करनी होगी। उसके बाद अपने प्रमाणिक तर्कों को वो सप्रमाणिक ढंग से व्यक्त कर पाएगा। वार्तालाप। किसी दो व्यक्तियों के मध्य होने वाले वार्तालाप को बातचीत के दौरान बताया जाता है, तो वो वार्तालाप कहलाएगा। भाषण। यदि किसी महापुरुष के द्वारा, किसी राजनेता के द्वारा, किसी क्रांतिकारी के द्वारा या किसी महान व्यक्ति के द्वारा किसी मतलब विचार को संप्रेषित किया जाता है तो वो एक भाषण की तुलना में आएगा। तो इस प्रकार की सुंदर शब्दों की अभिव्यक्ति जो विचार को संप्रेषित करती है वो भाषण कहलाएगी। इस प्रकार आदेश निर्देश, किसी कार्य को लेकर आदेशित भाषा की गई है या फिर निर्देशित भाषा दी गई है तो उस भाषा के बारे में बालकों को अवगत कराया जाए। साथ में कविता से यहाँ तात्पर्य है कविता का शिक्षण। कविता पाठ को किस प्रकार पढ़ा जाए और उसका अर्थ ग्रहण किया जाए, उसमें केंद्रीय भाव को, उसके मूल भाव को समझा जाए, उसमें किस प्रकार का भाव शैली को दर्शाया गया है उसके बारे में बताया जाए। उसके बाद है आकाशवाणी कार्यक्रम आदि। साथियों, उसके बाद है आकाशवाणी कार्यक्रम। आकाशवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत हम इस बात को समझेंगे कि पहले दूरदर्शन पर आकाशवाणी कार्यक्रम आता था, जैसे रेडियो समाचार हैं, या फिर दिल्ली में उस समय दिल्ली से एक चैनल प्रसारित होता था
दूरदर्शन, तो उसमें भी आकाशवाणी केंद्र आता था। तो आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर या देशों में विदेशों में होने वाली घटनाओं को प्रसारित किया जाता है। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को आयोजित किया जाता है। तो उन कार्यक्रमों को सुनकर भी बालक अपने ज्ञान को, अपने भाषा शैली को संवर्धित कर सकते हैं। तो ये तो हो गया साथियों, सुनकर अर्थ ग्रहण करना। बालक किसी भी वस्तु को सुनकर, मतलब सुनने के कौशल को विकसित करेंगे, सुनकर उसका अर्थ ग्रहण करेंगे और सुनेंगे, समझेंगे और अपने विचारों के माध्यम से मौखिक रूप से या फिर लिखित रूप से उसको अभिव्यक्त भी कर सकते हैं। लेकिन अब पढ़कर अर्थ ग्रहण कैसे करेंगे? ये तो उन्होंने सुना, केवल श्रव्य सामग्री के रूप में सुना उन्होंने, लेकिन अब पढ़ेंगे, वो खुद अपना मतलब पठन करेंगे और पढ़कर किसी के बारे में अर्थ ग्रहण या फिर उसके बारे में क्या निहित है भाव को समझकर उसके बारे में अभिव्यक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो वो है पठित सामग्री। यहाँ पे शुद्ध सामग्री थी सुनकर, यहाँ पढ़कर प्रथम जो अर्थ ग्रहण करना है तो पठित सामग्री का उपयोग हमें करना होगा। तो पठित सामग्री में हम किन किन सामग्री का उपयोग करेंगे? तो सबसे पहले है कहानी को पढ़कर उसके बारे में अर्थ ग्रहण करना। उपन्यास भी एक कहानी से बड़ी विधा होती है, जो इसमें विभिन्न प्रकार के पात्र होते हैं, अंक होते हैं और एक थोड़ी सी बड़ी विस्तृत व्याख्या होती है, इसमें विस्तृत दिया हुआ होता है। तो इस मामले उपन्यास को पढ़कर उसके बारे में छिपे बातों को या उसमें छिपी निहित भाव को हम समझकर उसका अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। वो पढ़कर ही अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। जैसे हम प्रेमचंद का उपन्यास गोदान पढ़ते हैं, तो गोदान में यथार्थवाद को किस प्रकार से लेखक ने, उस उपन्यासकार ने प्रेषित किया है। हम जैनेन्द्र का परख या सुनीता पढ़ते हैं, तो उसमें उस प्रकार की स्थिति को दर्शाया गया है। तो इस प्रकार बालक उस उपन्यास को पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से कविता को भी पढ़कर, कविता श्रव्य सामग्री भी है और पठन सामग्री भी है। कविता सुनकर भी उसका अर्थ ग्रहण कर सकते हैं हम लोग, और कविता को पढ़कर कविता में दिया हुआ मूल भाव क्या है तो उसके बारे में भी हम अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। जैसे कि हम कविता के अंतर्गत बात करें तो हम निराला की जो राम की शक्ति पूजा है उसने किस प्रकार से बताया है, या माखनलाल चतुर्वेदी की जो पुष्प की अभिलाषा है तो उसने किस माध्यम से राष्ट्र प्रेम को दर्शाया गया है या राष्ट्र प्रेम को जागृत करने वाली कविता है, तो उसको पढ़कर हम वहाँ पर अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद में है कथोपकथन भी हम पढ़कर उसके बारे में जो बोलने वाला है, संवाद करता है, या दो व्यक्तियों के मध्य होने वाले उस संवाद या कथोपकथन को हम वहाँ पर हम कथोपकथन को समझ सकते हैं और उसमें पात्र विधान में किस प्रकार का बातों का समावेश किया गया है, या पात्र कहना क्या चाहता है, पात्र के अंतर्मन में किस प्रकार की उधेड़-बुन चल रही है, तो उसके बारे में यहाँ पर हम पढ़कर उसकी मन की भावनाओं को जान सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से नाटक एकांकी, साथियों नाटक के रूप में जैसे एक अंक का नाटक है एकांकी कहलाता है। तो एक अंक का नाटक, उसमें मतलब एक ही अंक में चलने वाला नाटक, जैसे नाटकों में जो विस्तृत होता है उसमें एक से दो या दो से अधिक अंक हो सकते हैं, लेकिन एकांकी नाटक में केवल एक ही अंक में वो नाटक समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार का नाटक को हम बालकों को पढ़ने के लिए दे सकते हैं और पढ़कर बालक उसमें अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। जैसे कि राम कुमार वर्मा का जो नाटक है पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई है, बादल की मृत्यु है, या फिर पन्ना धाय के बारे में जो दे रखा है नाटक, बहुत ही सुंदर ढंग से उस नाटक अंक को पेश किया गया है राम कुमार वर्मा के द्वारा। तो उस एक अंक के नाटक से, जिसे पन्ना धाय का जो त्याग है, उस पन्ना धाय के त्याग को लेकर हम बलिदान या मेवाड़ की मातृभूमि की रक्षा के लिए किस प्रकार एक पन्ना धाय ने अपने स्वयं के पुत्र को बलि वेदी पर चढ़ाकर और उस स्वामी भक्ति की का परिचय देती है, तो इस प्रकार के बालकों में पढ़कर अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से निबंध को भी बालक पढ़कर उसमें अर्थ ग्रहण क्या दिया गया है, जैसे हम सरदार पूरण सिंह के जो निबंध हैं उनको पढ़कर एक मतलब मनोवृत्तियों को समझ सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध है, जैसे कि करुणा के बारे में उन्होंने दे रखा है, करुणा है, उत्साह है, तो इन निबंधों में किस प्रकार के विचार को संप्रेषित किया गया है, हमें करुणा
का सही अर्थ क्या समझ में आता है। महावीर प्रसाद जी का निबंध है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। तो वो कुतर्क देने वाले जो स्त्री शिक्षा के विरोधी लोग हैं वो किस प्रकार से अपनी बातों को एक तर्क के रूप में पेश करते हैं, लेकिन वो तर्क तर्क नहीं है, उनके कुतर्क हैं। तो इस प्रकार की बालक पढ़कर उनको विचारों को ग्रहण कर सकता है। उसी प्रकार से आत्मकथा आत्मकथा साथियों किसी लेखक के द्वारा अपने स्वयं के जीवन पर आधारित आत्मकथा जो लिखी हुई है, तो उस आत्मकथन के माध्यम से भी हम पढ़ सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है, जैसे नीड का निर्माण फिर है, बसेरे से दूर है, बसेरे से दूर 4 भागों में है। तो इस प्रकार के पढ़कर हम आत्मकथा को भी वहाँ पर जो किस प्रकार से उस कवि ने अपने जीवन के उन संघर्षों को जिया है, अपने संघर्षों में उन तमाम सारे संघर्षों को देखते हुए उसमें किस प्रकार के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं और उन्होंने किस प्रकार अपनी निर्णयात्मक शक्ति या अपनी मेहनत और लगन से उस मुकाम को हासिल किया है, इस बारे में हम समझ सकते हैं। उसी प्रकार से हम संस्मरण संस्मरण वो विधा है जो लेखक या कवि के द्वारा अपने पूर्व के जीवन में जिए हुए उन पलों को, उन क्षणों को, उन घटनाओं को याद करके और उस पर एक काव्य शैली में काव्य रचना के रूप में लिखा जाता है उन तमाम सारी घटनाओं में। तो वो उनकी स्मृतियों पर आधारित होती हैं। तो ये इसमें कवि की मतलब स्मरण शक्ति के आधार पर इसको लिखा जाता है, जिसमें हृदय की भावनाओं को बहुत सुंदर ढंग से व्यक्त करने का एक माध्यम है और इसको पढ़ने में एक आनंद का अनुभव भी होता है हमें। समाचार पत्रों को से तो सभी लोग परिचित हैं साथियों। आप लोग समाचार पत्रों के माध्यम से हम अपने प्रतिदिन के जो ज्ञान को समझ सकते हैं और विभिन्न देश विदेश में होने वाली घटनाओं से हम रूबरू हो सकते हैं। उसी प्रकार से पत्रिकाएं साथियों अलग अलग कवियों की, अलग अलग संस्थानों की, अलग अलग अकादमियों की पत्र पत्रिका निकलती हैं। उन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से किस प्रकार के विचारों को संप्रेषित किया जाता है, या कोई देश हित के मुद्दे हैं, कोई भाषा को लेकर मुद्दे हैं, कोई राजनीति को लेकर मुद्दे हैं, कोई ऐतिहासिकता को लेकर मुद्दे हैं, उन सभी के बारे में पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से विचार व्यक्त किए जाते हैं। वर्तमान में तो सोशल मीडिया है, कम्युनिकेशन मीडिया है, इनके माध्यम से हमें वो चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन पहले जब इन सब चीज़ों के बारे में का इतना विकास नहीं था, उस वक्त पत्र पत्रिका ही ऐसे माध्यम थे जिनके द्वारा पढ़कर हम अपने गुलामी की दास्तान से मुक्त हुए हैं साथियों। हमने फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ा, हमने विचारों जो प्राचीन विचारकों को पढ़ा, पाश्चात्य विचारकों को पढ़ा, फ्रांस की क्रांति से जुड़े हुए तमाम सारी बातों को हमने ध्यान से पढ़ा है। तो एक पत्र पत्रिकाएं भी एक सशक्त माध्यम है। उसी प्रकार से गद्य पद्य रचनाएं आदि साथियों, गद्य पद्य रचनाएं तो मतलब उसमें तो संपूर्ण बातें आ गई कि गद्य पद्य रचनाओं को पढ़े और पढ़कर उनमें छिपे हुए निहितार्थ भाव को हम समझ सकें। तो साथियों ये सारी जो तमाम सारी जो विधाएं हैं ये हमारे पढ़ने के लिए, लेकिन इन सभी को पढ़ने के बाद हमारे जो अंतर्मन में किस प्रकार व्यक्तिगत रूप में हमें सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, या उनसे हमारे जीवन में या हमारे जो ज्ञान में किस प्रकार जो व्यवहारगत परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं, तो आइए उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो साथियों अब इन सब की बात इनके अर्थग्रहण उद्देश्यों के बाद में हम इतनी सारी जो गतिविधियों या फिर इन सभी सामग्री के बाद में हम किस प्रकार से व्यवहारगत परिवर्तन कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा वो बालक धैर्यपूर्वक सुनकर व पढ़कर भावानुभूति कर सकेगा। साथियों बात सत्य है कि इन सभी रचनाओं को बालक पढ़ेगा तो इनको पढ़कर और या सुनकर तो उनमें धैर्य होगा, धैर्यपूर्वक पढ़ेगा, धैर्यपूर्वक सुनेगा, तो सुनने का और पठन दोनों ही कौशल उसमें विकसित होंगे। साथ में अगला जो बिंदु है विचारों, भावों, तथ्यों का परस्पर संबंध समझ सकेंगे तथा मूल्यांकन कर सकेंगे। अब इन दो पठन और जो पठन सामग्री है और श्रुत सामग्री है, इनके माध्यम से बालक भावों को, विचारों को या उन सब कुछ तथ्यों का जो अंतर्क्रियात्मक संबंध है वो किस प्रकार से है, तो उनको समझ सकेगा बालक और समझकर तथा उनका मूल्यांकन भी कर सकता है। उसके बाद में विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति शैली की सराहना कर सकेंगे। मतलब जो वो पढ़ा है, उसने जो पठन किया है इस विधा के बारे में या जिसने इसको सुना है, उनके अंतर्गत बालक क्या करेगा,
कवि या लेखक की अभिव्यक्ति शैली को पढ़कर उसकी सराहना भी कर सकता है। सराहना कर रहा है इसका मतलब बालक को वो सारे भाव ग्रहण उसको अर्थ में समझ में आ रहे हैं, उसका ज्ञान मतलब उद्दीप्त हो रहा है, ज्ञान को संवर्धित हो रहा है, ज्ञान जागृत हो रहा है। जो चतुर्थ नंबर पे जो बिंदु है वह है वे इन्हें पढ़कर केंद्रीय भावों को समझने का प्रयत्न कर सकेंगे। वो हिंदी की समस्त गद्य पद्य रचनाओं को पढ़कर या पत्र पत्रिकाओं को पढ़कर उसमें मूल भाव या केंद्रीय भाव क्या छिपा है इसके बारे में भी मतलब उसके बारे में भी प्रयत्न कर सकेंगे। ये प्रयत्न करेंगे कि इस पूरी पत्र पत्रिकाओं में मूल भाव या केंद्रीय भाव निकलकर किस प्रकार से सामने आता है। ठीक उसी प्रकार से पंचम नंबर का जो बिंदु है वो है शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों को उचित संदर्भ में समझ सकेंगे। साथियों, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम उनको जो व्याकरणिक दृष्टि से उनको समझाएंगे कि भाई जो मतलब शब्द शक्ति है, मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, इनके बारे में बताएंगे, तो वो क्या करेंगे उस अर्थ को उसके संदर्भ से जोड़ते हुए, एक तो संदर्भ जो उसका वास्तविक अर्थ है, एक किस अर्थ में उसका प्रयोग किया गया है, लोकोक्ति का, मुहावरे का प्रयोग किया गया है, तो उस अर्थ में जोड़ते हुए उनका उपयोग कर सकेंगे। उसके बाद है जो षष्ठम जो बिंदु है यहाँ पर वो लिखा हुआ है विराम चिन्हों आदि व्याकरणीय कोटियों को समझ सकेंगे। यहाँ पे साथियों जब किसी कवि या लेखक की रचनाओं को जब वो पढ़ेंगे तो व्याकरण बिंदुओं में जैसे लिपि चिन्ह दिए गए हैं या फिर प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं, जैसे पूर्ण विराम है, अर्ध विराम है, अल्प विराम है, अल्प विराम है, इसके इन सभी के साथ साथ उसमें अल्प विराम के साथ साथ में मतलब तो इसमें आदि बोधक क्या है, तो यह गहरा क्या है, दोहरा क्या है, इन सभी लिपि चिन्हों को वो समझ सकेंगे और उनको अपनी भाषा शैली के उपयोग में मतलब जानकारी ला सकेंगे और उनको अपने भाषा को मतलब विकसित करने में उनका उपयोग भी कर सकेंगे। इसी तरह से निहित बातों में परस्पर अंतर स्थापित करेंगे। साथियों, इनको पढ़कर उनमें जो अंतर दिया गया है, मुख्य अंतर क्या दिया गया है, उस अंतर को समझ सकेंगे। इसी तरह से अष्टम जो बिंदु है वो दिया हुआ है मुख्य तथ्यों, विचारों, भावों को आत्मसात कर सकेंगे। साथियों, इस बिंदु में इस प्रकार से देने का प्रयास किया गया है कि इन बिंदुओं में मुख्य तत्व क्या दिया हुआ है, मुख्य भाव क्या दिया गया है, या फिर मुख्य विचार किस प्रकार से दिया गया है, तो उसको पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। और जैसे कि मान लीजिए कि हम पढ़ते हैं, जैसे कि निराला को पढ़ते हैं, या फिर हम माखनलाल चतुर्वेदी को पढ़ते हैं, या फिर हम मैथिली शरण गुप्त को पढ़ते हैं, तो हम ये समझ सकेंगे कि भाई निराला या ये तीनों जो कवि हैं ये मतलब इन्होंने राष्ट्र प्रेम को लेकर कविताएं लिखी हैं या कहीं ना कहीं साहित्य के माध्यम से भारत की जनता को जगाने का प्रयास किया है। तो उस विचार से मतलब प्रेरित होंगे जब भले उन्होंने अपने पौराणिक कथानकों को उठाया है, लेकिन पौराणिक कथानकों के माध्यम से हमारे भारतवासियों में एक क्रांति को जागृत करने की सूत्रपात को समझ सकेंगे कि कवि का मंतव्य क्या है और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करेंगे। या फिर कवि के द्वारा किसी मतलब ऐसे दुख या संघर्ष की कहानी को बताया जाएगा और उस कहानी या संघर्ष के माध्यम से कवि के द्वारा किस प्रकार उस संघर्ष या उस कठिनाइयों पर काबू किया गया, उनको उस जीवन में अपने मतलब विचलित न होना इत्यादि से मतलब उन गुणों को ग्रहण करके उन्हें अपने जीवन में उतार सकेंगे। ठीक उसी प्रकार से मौन वाचन उचित गति से कर सकेंगे। इसके साथ में साथियों इन विधाओं को पढ़ते हुए मौन वाचन कर सकेंगे और मौन वाचन के साथ साथ में उचित गति आरोह अवरोह व लय के साथ में पढ़ सकेंगे। इसी प्रकार से नवीन स्थिति में प्रसंगानुसार शब्द का अर्थ समझ सकेंगे। साथ में साथियों ये भी होगा कि वो नवीन परिस्थिति में प्रसंग के अनुसार किस प्रकार के अर्थों का समावेश किया जा सकता है, तो इससे भी उनमें ये प्रतिभा आएगी कि हमें भी इन कवियों की तरह इनकी भाषा को मतलब हमको विकसित करना है और प्रसंग विशेष के अनुसार हम किस प्रकार की भाषा का हम उपयोग कर सकते हैं और अपनी भाषा के माध्यम से अपनी वाणी का प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। तो साथियों आज हमने पढ़ा अर्थ ग्रहण या अर्थपरक उद्देश्य के बारे में। तो साथियों आज के वीडियो व्याख्यान में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में।
तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।